हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी बिहार स्टाफ नर्स की एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो बहुत ही शानदार ज़बरदस्त सेशन लेकर आए हैं बिहार स्टाफ नर्स की स्पेशल MCQ सीरीज के साथ। यदि आप यूपी, NHM या बिहार या किसी भी स्टेट के क्या हैं स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हैं या CHO की तैयारी करें तो एकदम सेशन आपके लिए शानदार होने वाला है। तो स्पेशल बिहार MCQ सीरीज लेकर चल रहे हैं एकदम शानदार तरीके से। हमारा लेक्चर नंबर आज से फर्स्ट शुरुआत हो रहा है। तो बस आपको हमें सपोर्ट करना है और हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट जरूर प्रोवाइड कराएंगे। तो बस आपको हमें सपोर्ट कीजिए। टॉप 30 क्वेश्चन लेकर हाजिर हैं। आज से शुरुआत कर रहे हैं। यदि आपने हमें सपोर्ट किया तो हम गारंटी देखते हैं कि इस क्लास से बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जाने वाला नहीं है। हम UPNM की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कराए हैं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन 6000 यानी 7000 प्लस क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप हमें सपोर्ट करेंगे तो आपको जितना क्वेश्चन बोलेंगे उतना हम गारंटी देते हैं उतना क्वेश्चन करा देंगे। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं समय बर्बाद करते हुए। ये हमारा बिहार स्टाफ नर्स 2025 के लिए बहुत शानदार बैच हमारा शुरुआत हो चुका है। एकदम आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। एक भी रुपये आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करा हेमोडायलिसिस किस स्थिति में किया जाता है? तो हेमोडायलिसिस किस स्थिति में किया जाता है तो आइए जानते हैं। उच्च रक्तचाप में यानी हाइपरटेंशन में, या फेफड़ों की बीमारी यानी लंग्स डिजीज में, या किडनी फेल्योर में, या हृदय हार्ट अटैक में। तो हमारा जो क्या हेमोडायलिसिस किस स्थिति में किया जाता है? तो हेमोडायलिसिस किडनी फेल होने पर शरीर के से क्या करना, अपशिष्ट निकालने हेतु हेमोडायलिसिस किया जाता है। तो किसके लिए? शरीर से अपशिष्ट निकालने के लिए, यानी किडनी फेल्योर के समय क्या किया जाता है? हेमोडायलिसिस किया जाता है। इन किडनी फेल्योर हेमोडायलिसिस हेल्प रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड। यदि आपको इंग्लिश में भी क्लास चाहिए तो आपको इंग्लिश में सारे चीज़ लिखे गए हैं। तो आपको यहाँ पर बाइलिंगुअल मिलेगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। करा ECG में P वेव क्या दर्शाती है? व्हाट डज P वेव इन ECG इंडिकेट? करा वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन या एट्रियल डिपोलराइजेशन या वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन या मस्तिष्क तरंगे। करा ECG में जो P वेव है, किसमें? ECG में हमारा जो P वेव है क्या प्रदर्शित करती है, क्या दर्शाती है? ECG में हमारी P वेव हृदय के ऊपरी चैम्बर यानी एट्रिया को क्या करती है? विद्युत सक्रियता दिखाती है। यानी एट्रियल डिपोलराइजेशन को क्या कहती है? विद्युत सक्रियता को क्या करती है? हमारी दिखाती है। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा अगला क्वेश्चन, एड्रेनाल हार्मोन किस ग्रंथ से स्रावित होती है? जो हमारे एड्रेनाल हार्मोन्स होता है उस इज सेक्रेटेड बाय विच ग्लैंड, मतलब किस ग्रंथ से क्या होती है? स्रावित होती है। पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रेनल या पैनक्रियाज। तो हमारा एड्रेनाल हार्मोन कहाँ से होती है? एड्रेनल ग्रंथ से होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रेनल ग्रंथि। तनाव के समय क्या करती है? एड्रेनालिन क्या करती है? रिलीज करती है। जब भी क्या होता है तनाव की स्थिति आती है तो कौन? एड्रेनालिन हार्मोन, एड्रेनाल हार्मोन क्या होता है? रिलीज होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। करण नर्सिंग में SOAP नोट्स किस लिए होते हैं? शॉप नोट्स किस लिए होते हैं? शॉप नोट्स इन नर्सिंग आर यूज्ड फॉर खाना परोसने के लिए, या मरीज का मूल्यांकन, या ऑक्सीजन देना, या दवा वितरण। तो हमारा जो शॉप नोट्स होता है, शॉप का फुल फॉर्म सबसे पहले जान लिए। S से होता है सब्जेक्ट, O से होता है ऑब्जेक्ट, A से होता है असेसमेंट और P से होता है प्लान। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, असेसमेंट, प्लान यानी मरीज की प्रगति दर्ज करने का तरीका होता है। यानी मरीज का हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? मरीज का मूल्यांकन। खाना परोसने के लिए होगा। बताइए, बढ़ते हैं आगे। करा डीप वेन थ्रोम्बोसिस का आम लक्षण क्या है? उल्टी, पाँव में सूजन, सिर दर्द, दस्त। करा डीप वेन थ्रोम्बोसिस का आम लक्षण क्या है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस का आम लक्षण उल्टी है, पाँव सूजन, सिर दर्द, दस्त। होगा क्या इसका राइट आंसर? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पाँव में सूजन। DVT में आमतौर पर डीप वेन क्या थ्रोम्बोसिस यानी
शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा DVT में। आमतौर पर जो प्रभावित है टांग में सूजन होगा और दर्द होती है। नेक्स्ट, फिर कह रहा स्टरलाइजेशन के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इज उबालना यानी बॉइलिंग करना, धूप देना या सन ड्रेइंग, या ऑटोक्लेविंग या स्क्रबिंग यानी रगड़ना। तो कह रहा क्या स्टरलाइजेशन के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो स्टरलाइजेशन के लिए सबसे प्रभावी तरीका होता है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव उच्च तापमान व दबाव से क्या करता है? सभी रोगाणुओं को मार सकता है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रामा रोगी में प्राथमिक कदम क्या होता है? फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रामा पेशेंट मैनेजमेंट इज ब्लड टेस्ट या एयरवे चेक करना या एक्सरे या IV लगाना। तो कह रहा क्या ट्रामा रोगी में प्राथमिक कदम क्या होता है? फर्स्ट स्टेप इन ट्रामा पेशेंट मैनेजमेंट इज, तो ट्रामा रोगी में प्राथमिक कदम होता है हमारा ऑप्शन नंबर B, एयरवे चेक करना, चेकिंग एयरवेज। इसमें ABC एयरवेज, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन प्रोटोकॉल के अनुसार सबसे पहले एयरवे क्या किया था? देखा जाता है। ABC प्रोटोकॉल के अनुसार यानी एयरवे, फिर उसके बाद ब्रीथिंग, उसके बाद सर्कुलेशन। इस प्रोटोकॉल के अनुसार सबसे पहले इसमें क्या कहते हैं? एयरवे को देखते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज को क्या कहते हैं? प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज को क्या कहते हैं? परफ्यूजन, वेंटिलेशन, डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस। प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज को क्या कहते हैं? परफ्यूजन, वेंटिलेशन, डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस। तो कहते क्या है? हमारा 8वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में से फेफड़ों की एल्वियोली से में क्या कहते हैं? गैसों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? डिफ्यूजन से जो हमारे क्या फेफड़ों के एल्वियोली में क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर रहा निम्न में से कौन सी स्थिति में साइनोसिस दिखता है? साइनोसिस इज सीन इन विच कंडीशन? उच्च तापमान में ऑक्सीजन की कमी से, या हाइपरग्लाइसीमिया या दस्त, डायरिया। तो कह रहा निम्न में से कौन सी स्थिति में साइनोसिस दिखता है? तो किस स्थिति में साइनोसिस दिखता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी से त्वचा नीली पड़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? साइनोसिस कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। कह रहा अपगार स्कोर का उपयोग किसके लिए होता है? माँ की हालत, मदर कंडीशन के लिए, या नवजात की प्रारंभिक स्थिति यानी न्यूनेटल इनिशियल हेल्थ के लिए, या दूध की मात्रा मिल्क वॉल्यूम पता करने के लिए, या वजन पता करने के लिए। तो हमारा कह रहा अपगार स्कोर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो हमारा अपगार स्कोर है किसके लिए कहता है? अपगार स्कोर में नवजात की दिल की धड़कन, सांस, मांसपेशी टोन आदि देखे जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B, नवजात की प्रारंभिक स्थिति। तो नवजात की प्रारंभिक स्थिति किसके द्वारा? अपगार स्कोर के द्वारा देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन का नर्सिंग में यूनिवर्सल प्रिकॉशन क्यों अपनाई जाती है? वाई आर यूज्ड यूनिवर्सल प्रिकॉशन यूज्ड इन नर्सिंग? समय बचाने के लिए, संक्रमण से बचाव, दवा की कीमत कम करने, या टेम्परेचर नियंत्रण हेतु। तो कह रहा नर्सिंग में यूनिवर्सल प्रिकॉशन किसके लिए यूज की जाती है या क्यों अपनाई जाती है? तो नर्सिंग में यूनिवर्सल प्रिकॉशन किसके लिए? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा संक्रमण से बचाव के लिए, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से बचाव के लिए। यह नियम सभी मरीजों के शरीर में क्या तरल को संभावित संक्रमण स्रोत मानता है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा अगला क्वेश्चन हमारा लसिका तंत्र यानी लिम्फेटिक सिस्टम का कार्य क्या है? फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम इज हार्मोन बनाना, रक्त बनाना, संक्रमण से लड़ना, या श्वसन। तो हमारा क्या करा लसिका तंत्र यानी लिम्फेटिक सिस्टम का कार्य क्या है? तो लिम्फेटिक सिस्टम का कार्य होता क्या है? तो हमारा संक्रमण से लड़ना। जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है वह क्या करता है? संक्रमण से लड़ता है, या शरीर को रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं क्या करता है? उपलब्ध कराता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा हाइपोओलेमिक शॉक से सबसे पहले क्या करना चाहिए? शॉक में सबसे पहले क्या करना चाहिए?
हाइपोवोलेमिक शॉक में सबसे पहले क्या करना चाहिए? फर्स्ट स्टेप ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक मैनेजमेंट, ब्लड टेस्ट, श्वास लेना, आईवी फ्लूइड देना या ईसीजी करना। तो कह रहा है हाइपोवोलेमिक शॉक में सबसे पहले क्या करना चाहिए? हाइपोवोलेमिक शॉक में सबसे पहले हमें आईवी फ्लूइड देना चाहिए, गिव आईवी फ्लूइड। आईवी फ्लूइड देना चाहिए। रक्त या तरल की भारी कमी में क्या होते हैं? सबसे पहले आईवी फ्लूइड ही क्या किए जाते हैं? दिए जाते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है HIV रोग का परीक्षण किससे होता है? HIV इज डायग्नोस्ड यूजिंग विच टेस्ट? विडल टेस्ट या एलिसा टेस्ट या मैंटॉक्स टेस्ट या RBS टेस्ट? तो कह रहा है HIV रोग का परीक्षण किससे होता है? तो HIV रोग का परीक्षण हमारा होता है एलिसा टेस्ट, जिसमें होता है क्या? HIV एंटीबॉडी की उपस्थिति क्या करता है? जो हमारा एलिसा टेस्ट है HIV में एंटीबॉडी की क्या करता है? उपस्थिति को बताता है। तो हमें उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा हो। सेशन अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही शानदार सेशन मिलते रहेंगे। और किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो जल्दी से कमेंट भी कर दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या करा? कोलोस्ट्रम क्या है? पेट का तरल, पहला स्तन दूध, यूरिन या रक्त? तो हमारा कोलोस्ट्रम होता क्या है? कोलोस्ट्रम हमारा होता है पहला पीला गाढ़ा दूध, जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे अधिक होती है, यानी पहला स्तन दूध, फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क, यानी माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध को हम क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा न्यूमोनिया में मुख्य लक्षण क्या होता है? मेन सिम्टम ऑफ न्यूमोनिया, पेट दर्द, खांसी व बुखार, त्वचा पर चकत्ते, पेशाब में जलन। तो कह रहा न्यूमोनिया का मुख्य लक्षण क्या होता है? तो न्यूमोनिया का मुख्य लक्षण होता है ऑप्शन नंबर बी, खांसी व बुखार। फेफड़ों में संक्रमण होने पर बुखार, खांसी, बलगम आदि हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा पल्स ऑक्सीमीटर किसे मापता है? व्हाट डज पल्स ऑक्सीमीटर मेजर? रक्तचाप, ऑक्सीजन संतृप्ति या टेम्परेचर या शुगर? तो हमारा जो पल्स ऑक्सीमीटर है वह किसे मापता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन संस्तुति, यानी ऑक्सीजन सेचुरेशन को, या खून में ऑक्सीजन की प्रतिशत को क्या करता है? हमारा दिखाता है। नेक्स्ट कर निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन का असंतुलन क्या होता है? जानलेवा हो सकता है? हाइपोक्लीमिया या हाइपोनेट्रीमिया या हाइपोकैल्सीमिया या हाइपरकैल्सीमिया? तो कह रहा निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन जानलेवा हो सकता है? मतलब किस इलेक्ट्रोलाइट का हमारे शरीर में क्या असंतुलित हो जाए तो जानलेवा हो सकता है? तो हमारा राइट आंसर होगा हाइपोकलीमिया। हाइपोकलीमिया यह इसमें बहुत कम पोटेशियम हृदय गति को रुकने का कारण बन सकती है। यदि क्या हो गया? बहुत कम पोटेशियम हो गया तो हृदय गति का रुकने का कारण बन सकती है और जान खत्म हो सकती है। नेक्स्ट कह रहा टीबी का कारण बनने वाला जीवाणु कौन सा है? कॉजेटिव एजेंट ऑफ टीबीज, मतलब टीबी का कारण बनने वाला स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या ई कोइली या प्लाज्मोडियम? तो कह रहा टीबी का कारण बनने वाले जीवाणु कौन से हैं? तो टीबी का कारण बनने वाला हमारा जीवाणु होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यह बैक्टीरिया फेफड़ों को संक्रमित करता है। नेक्स्ट कह रहा है आर्थोपेनिया क्या दर्शाता है? व्हाट डज आर्थोपेनिया इंडिकेट? बैठने में दर्द, लेटने में पर सांस लेने में कठिनाई यानी डिफिकल्टी ब्रीदिंग वाइल लेइंग डाउन या चलते समय थकान, फैटिंग ऑफ फैटिग ऑफ ऑन वॉकिंग या रात में पेशाब, नाइट यूरिनल? तो कह रहा आर्थोपेनिया क्या दर्शाता है? तो आर्थोपेनिया हमारा दर्शाता क्या है? तो हमारा 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेटने पर सांस लेने में कठिनाई। यह हृदय या फेफड़े की बीमारी का क्या होता है? संकेत होता है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है GCS स्केल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? व्हाट इज द ग्लाइकोमा स्केल? GCS स्केल यूज्ड फॉर? कर रक्तचाप मापने हेतु, मूड डिसऑर्डर का मूल्यांकन, चेतना स्तर का मूल्यांकन या हड्डी टूटने का
पहचान। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, GCS स्केल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो GCS स्केल का उपयोग हमारा किया जाता है चेतना स्तर का मूल्यांकन करने के लिए। तो GCS स्केल 3 पैमानों आँख, आवाज़, मोटर रिस्पॉन्स द्वारा बेहोशी की गंभीरता को क्या करता है, यह पता लगाता है या आकलन करता है। असेसिंग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट, कसिंग सिंड्रोम में क्या वृद्धि होती है? कसिंग सिंड्रोम में क्या वृद्धि होती है? इंसुलिन, कोर्टिसोल, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन। तो कसिंग सिंड्रोम में क्या वृद्धि होती है? तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्टिसोल। इस सिंड्रोम में एड्रेनल ग्रंथि कॉर्टिसोल अधिक मात्रा में बनाती है। जो हमारी एड्रेनल ग्रंथि है कसिंग सिंड्रोम की अवस्था में क्या करती है, अधिक बनाती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट में कितनी जन्मजात दोष होते हैं? हाउ मेनी डिफेक्ट आर प्रेजेंट इन टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट? 2, 4, 3, 5। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट में कितने जन्मजात दोष होते हैं? तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट में हमारा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, 4 जन्मजात दोष होते हैं। यह 4 दोष वाला हृदय विकार है, यानी VSD, पल्मोनरी स्टेनोसिस, ओवरराइडिंग आयोटा और RV हाइपरट्रॉफी। ये क्या है, हमारे 4 दोष होते हैं। नेक्स्ट, डायगोक्सिन का मुख्य प्रभाव क्या है? हृदय गति को बढ़ाना, मूत्र उत्पादन बढ़ाना, दिल की कार्यक्षमता बढ़ाना या रक्तचाप कम करना। डायगोक्सिन का मुख्य प्रभाव क्या है? डायगोक्सिन का मुख्य प्रभाव होता है दिल की कार्यक्षमता को बढ़ाना, इंक्रीज कार्डियक कंट्रेसिलिटी। मतलब क्या है, इंक्रीज द कार्डियक कंट्रेसिलिटी, मतलब क्या, दिल की कार्यक्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है। डिगॉक्सिन, जो हमारा डिगॉक्सिन दिल की पंपिंग क्षमता को बढ़ाता है, जिससे CHF में उपयोग होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। टेंस मशीन किसमें प्रयुक्त होता है? टेंस मशीन इज यूज्ड फॉर बुखार कम करने में, मांसपेशी दर्द में, रक्तस्राव रोकने में, थायराइड की जांच में। टेंस मशीन किस में प्रयुक्त होती है? तो हमारा 25 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मांसपेशी दर्द में, मसल पेन रिलीफ में। टेंस मशीन किस में प्रयुक्त होती है? मांसपेशी दर्द में। ट्रांसक्यूलोसस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। टेंस का फुल फॉर्म होता है T से ट्रांसक्यूलेनस, इलेक्ट्रिकल, E से इलेक्ट्रिकल, N से नर्व, S से सिमुलेशन। दर्द को कम करने में क्या कहता है, उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है NPO का मतलब है। तो NPO का मतलब होता क्या है? केवल तरल आहार, लिक्विड डाइट ओनली, मौखिक रूप से कुछ नहीं, केवल IV आहार या केवल द्रव्य आहार। तो हमारा 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? NPO का मतलब है। तो NPO का मतलब होता है क्या? हमारा 26 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, मौखिक रूप से कुछ नहीं, नथिंग बाई माउथ। मौखिक रूप से कुछ नहीं। NPO का मतलब होता है नील पर OS। नील पर OS का अर्थ है मुंह के रास्ते कुछ भी नहीं देना। नेक्स्ट कह रहा है थायराइड हार्मोन की कमी किस रोग में होती है? हाइपरथायराइडिज्म, मिक्सिडीमा, एक्रोमेगली या कुशिंग सिंड्रोम। तो कह रहा थायराइड हार्मोन की कमी किस रोग में होती है? तो थायराइड हार्मोन की कमी किस रोग में होती है? तो थायराइड हार्मोन की कमी मिक्सिडीमी होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिक्सिडीमा। मिक्सिडीमा में होता क्या? थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। फीडिंग ट्यूब की पुष्टि कैसे करते हैं? हाउ इज फीडिंग ट्यूब प्लेसेंटल कन्फर्मेशन, प्लेसमेंट कन्फर्मेशन। करा मरीज से पूछकर
आस्किंग द पेशेंट, एक्सरे द्वारा तापमान जांचकर या नाड़ी मापकर। कर फीडिंग ट्यूब की पुष्टि कैसे करते हैं? तो फीडिंग ट्यूब की पुष्टि कैसे करते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक्सरे के द्वारा। सुरक्षित फीडिंग के लिए सबसे सटीक पुष्टि एक्सरे से होती है। तो बढ़ते हैं आगे, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। कर पोलियो वायरस किस मार्ग से शरीर में प्रवेश करता है? त्वचा से, आंखों से, मुख मार्ग से, श्वसन मार्ग से। तो हमारा जो पोलियो वायरस है किस मार्ग से शरीर में प्रवेश करता है? तो पोलियो वायरस दूषित जल, भोजन से मुख मार्ग से क्या करता है? प्रवेश करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। का लास्ट क्वेश्चन कर CPR में छाती दबाने की अनुशंसित दर क्या है? 60 से 80 बार पर मिनट या 80 से 100 बार पर मिनट, 100 से 120 या 120 से 140। तो कह रहा है CPR देने में छाती दबाने की अनुशंसित दर क्या है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 100 से 120 बार पर मिनट। AHA के अनुसार CPR में 100 से 120 पर मिनट की दर से छाती दबाई जाती है। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितने क्वेश्चन के आंसर दिए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं मतलब। और सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक, शेयर और करके चैनल को क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही अब शानदार सेशन मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।